नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति मतलब इससे जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं दोस्तों, सारे के सारे देखेंगे। UPSI वालों, आप लोग तो बहुत ही ध्यान से देखो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम तो बिल्कुल यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो बस धैर्य बना के देखते रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पढ़ेंगे हम लोग, राष्ट्र का पति। देखिए, भारत गणराज्य रहा है, एक भारत क्या है, गणराज्य है। तो गणराज्य का मतलब क्या होता है? जिसका एक राष्ट्राध्यक्ष होता है, और जो राष्ट्राध्यक्ष होता है उसको चुना जाता है, वो निर्वाचित होता है, मतलब वंशानुगत नहीं होता है, तो वो हो जाएगा गणराज्य, ठीक है। तो जो भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है उसको बोलते हैं राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का चुनाव होता है जो अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा, मतलब इनडायरेक्ट होता है। हम लोग डायरेक्ट वोट देने नहीं जाते हैं कि चले गए चुपके से दबा के चले आए, ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति का जो अभी चुनाव होता है वो कैसे होता है हम लोग देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो बस देखते रहिए वीडियो को। तो कुछ आर्टिकल के हिसाब से पढ़ेंगे। पहले हम लोग कुछ बातें समझ लेते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति क्या है, भारत का पहला नागरिक माना जाता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? वो PM के पास होती है, ठीक है। अगर ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, तो भैया राष्ट्रपति लगा दीजिएगा, इसे PM मत करिएगा। वास्तविक अगर लगाए, जोर देके अगर आपसे पूछे तो आप लोग लगा दीजिएगा प्रधानमंत्री। जो राष्ट्रपति होता है वो देश का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन उसका नेतृत्व नहीं करता। नेतृत्व कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है, ठीक है। एक तरीके से कहें तो प्रधानमंत्री करता है। मतलब देश का जो भी जितने भी जितने भी काम होते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। तो इसीलिए कह सकते हैं कि देश को रिप्रेजेंट करता है, पर वो लीड नहीं करता है। राष्ट्रपति लीड नहीं करता, मतलब नेतृत्व जो है वो राष्ट्रपति नहीं करता है। ये बात आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है, दिमाग में इसको बिठा लीजिए। अब कुछ आर्टिकल देखते हैं दोस्तों, जैसे कि आर्टिकल है आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और यहाँ पर लिख लेते हैं 61। देखो 52 में दोस्तों ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है, मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देखिए संसद जो है ना, हमारी संसद वो राष्ट्रपति से मिलके बनती है। बहुत लोग ये समझ नहीं पाते हैं। जो संसद होती है, तो ये बताया गया है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, मतलब राष्ट्रपति को हम लोग उसको अलग नहीं कर सकते। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, इन तीनों चीज़ से मिलकर संसद का निर्माण होता है, आर्टिकल 79 में बताया गया है। फिर 52 में बताया गया है। तो देखिए जो राष्ट्रपति होता है ये हम लोग पढ़ते हैं भाग 5 में, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 22 भाग हैं, तो भाग 5 में पढ़ते हैं हम लोग। 52 में ये बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा भाई? भारत का जो है एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में ये बताया गया है कि इसकी जो कार्यपालिका जो शक्तियां हैं वो बताई गई हैं इसमें, कार्यपालिका की शक्तियां। और 54 में देखिए बताया गया है कि जो निर्वाचन मंडल है वो क्या क्या है। निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल। देखिए एक बात बता दूं आपको, देखिए जो उपराष्ट्रपति का पद है और जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रणाली है वो आयरलैंड से ली गई। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। और 55 में क्या है? निर्वाचक प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, कैसे निर्वाचन होगा इसका, निर्वाचन प्रणाली। 56 में बताया गया है कार्यकाल, कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा। 57 में बताया गया है पुनर्निर्वाचन या पुनः निर्वाचन। 58 में बताया गया है इसकी योग्यता क्या है। और 59 में बताया गया है शर्तें हैं कुछ, 59 में कंडीशंस हैं। और 60, यहाँ पे 60 लिख लो दोस्त, 60 लिख लो, यहाँ पर है नौटंकी कुछ ना कुछ हो जरूर जाएगी। 60 है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें शपथ के बारे में बात की गई है, शपथ। और जो 61 है इसमें बताया गया है महाभियोग, राष्ट्रपति को जबरदस्ती हटा देना पद से।
महाभियोग। सही से लिखा नहीं, मैं बोल रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट योग्यता की, इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। भाई पहले योग्यता देखेंगे, उसके बाद चुनाव करवाएंगे, ठीक है, क्रम से पढ़ेंगे। हालांकि पता नहीं क्या नियम बनाने वालों ने पता नहीं कैसे क्या कर दिया, मैं अगर होता तो पहले लिखता यहाँ पर 53 में योग्यता ठीक है, अलग बात है ये। चलिए अगला देखते हैं। देखो अगर अनुच्छेद 58 की बात हम लोग करें, 58 की, तो सीधे पढ़ेंगे हम लोग योग्यता कि आखिर आपके पास योग्यता क्या होना चाहिए। पहली बात क्या है कि आप जो है भारत के नागरिक हों, भारत के नागरिक होना चाहिए आपको। देखिए क्वेश्चन यूपीएससी में ये पूछा गया था कि भारत के नागरिक हों, भारत में जन्म लिया हो। तो भारत में जन्म लिया हो ये कोई ज़रूरी नहीं होता है, भारत में जन्म लिया है ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप भारत के नागरिक हों, क्योंकि देखिए कंडीशंस होती हैं, वो एक अलग टॉपिक है जो नागरिकता मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो वहाँ पर वो अलग टॉपिक है कि भारत का नागरिक कैसे बनेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि आपने जन्म लिया है, और हो सकता है आपने जन्म यहाँ लिया हो लेकिन नागरिकता किसी और देश की ग्रहण कर लियो, तो यहाँ पर की तो नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो नागरिक हो भारत का, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि जन्म लिया हो भारत में। दूसरी बात है कि 35 साल से अधिक हो, 35 साल की उम्र जो है, 35 साल की जो उम्र है उसको पार कर लिया हो। मतलब 35 साल की जो उम्र है, मतलब 35 साल का ऊपर का होना चाहिए, 35 साल 1 दिन, ठीक है। तीसरी देखो, तीसरी योग्यता क्या कहता है कि लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य। ये योग्यता बिल्कुल फर्जी लगती है। यूपीपीएससी में क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें पूछा गया था कि मतलब जो है राष्ट्रपति की योग्यता, उसमें पूछा गया था कि लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य की बात इसमें नहीं की गई है। हालांकि इस बात का बिल्कुल मतलब दोस्तों निकल के आता ही नहीं है। भाई 35 साल की उम्र अगर उसकी हो गई है तो जाहिर सी बात है वो लोकसभा का सदस्य बन जाएगा। लोकसभा का सदस्य ना हो, सदस्य नहीं है, मतलब इसकी बात नहीं कर रहा है कि होना चाहिए लोकसभा में सांसद होना चाहिए, नहीं, वो लोकसभा का सदस्य बनने का योग्यता रखता हो। तो 35 साल की उम्र पार कर ली है इसने। भाई लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है, 25 साल होती है, और राज्यसभा की क्या होती है, 30 साल होती है। तो जाहिर सी बात है 35 साल का अगर हो गया है तो वो लोकसभा का चुनाव तो लड़ ही लेगा। लेकिन राज्यसभा के चुनाव के बारे, यानी राज्यसभा के सदस्य बनने के योग्य की बात जो है यहाँ पर नहीं की गई है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां तक की तो बात आपको समझ में आ गया कि हाँ भारत का नागरिक तो भाई हैं, 35 साल की उम्र भी बहुत लोगों ने पार कर ली है, लोकसभा का सदस्य बनने भी योग्य हैं भाई। तो क्या ऐसा अगर हो जाए तब तो पता लगा कि हर आदमी 130 करोड़ की जनसंख्या है लगभग, तो इसमें तो कम से कम करोड़ों लोग ऐसे हैं जो 35 साल की उम्र पार किए बैठे हैं और भारत के नागरिक भी हैं। तो बताओ क्या सबके सब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लेंगे क्या, अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जितने भी सांसद वोट डालते हैं, विधायक वोट डालते हैं, वो सभी को वरीयता के हिसाब से वोट डालते हैं। पता लगा है कि 2-2.5 लाख लोगों ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लिया, अब वो पता लगा वोट ठोक रहे हैं बराबर, क्योंकि पहले पर कौन, दूसरे पे कौन, तीसरे पे कौन, ये अभी बताऊंगा कैसे होता है, चौथे पे कौन, पता लगा उनकी ज़िंदगी इसी में बीती जा रही है। तो इस पर रोक लगाने के लिए क्या किया गया है कि सबसे बड़ी जो इस बाधा है, बाधा ये है कि इसमें कम से कम 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए। भाई आप जिसको चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो जो निर्वाचन मंडल है जो, ठीक है, तो उसमें जो राज्यसभा और लोकसभा में दोनों मिला के 50, उन दोनों में से 50 लोग ऐसा हो जो राष्ट्रपति का प्रस्ताव दें निर्वाचन आयोग में कि भैया हम इसको खड़ा कर रहे हैं, ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा हमारी तरफ से, और 50 लोग इसमें हामी भरने चाहिए। जैसे यहाँ पर छोटा सा मैं बनाऊँ यहाँ पर ये बॉक्स बनाता हूँ यहाँ पर, जैसे ये लोकसभा और ये राज्यसभा, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा के ही 50 सदस्य हों, दोनों को मिला के हो सकते हैं, राज्यसभा के ही 50 सदस्य हों, ये भी प्रस्ताव दे सकते हैं। मतलब प्रस्ताव दे सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव का 50 लोग कम से कम कि हाँ भैया इसको हम खड़ा करेंगे, और उसमें से 50 लोग अनुमोदक होना चाहिए, मतलब हाँ इस पर हामी भरने वाले कि हाँ भाई ठीक है हम इनका सहयोग करते हैं, समर्थन करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो 50 लोग जो प्रस्तावक है, क्या 50 लोग वही अनुमोदक हो सकते हैं क्या? तो नहीं हो सकते, उनका नाम इसमें नहीं आएगा। 50 लोग जो अनुमोदक है वो दूसरे ही लोग होंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे।
तो यही सबसे बड़ी एक बाधा है राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने में। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने में सबसे बड़ी बाधा यही है, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक। ठीक है, अब देखिए एक और चीज है, लाभ का पद ना हो, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। तो देखिए लाभ के पद पर ना हो मतलब क्या हुआ? पहली बात तो देखिए लाभ के पद पर डिफाइन नहीं किया गया अच्छे से, लेकिन 56 या 57 प्रकार के ऐसी जो हैं पद है जो लाभ के पद नहीं माने गए हैं। अब जैसे आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, अगर आप मामूली सफाई कर्मी ही सरकारी हैं तो भैया आपको राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, तब आप चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन कुछ पद ऐसे भी हैं जैसे कि राष्ट्रपति अगर आप हों या उपराष्ट्रपति हों या राज्यपाल हों या राज्य या केंद्र के मंत्री हों, तब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, जीतने के बाद जब आप पद ग्रहण करेंगे तो आप इस्तीफा दे देंगे बस इन चीज़ों से। बाकी सरकारी नौकरी अगर करते हैं तो भैया आपको हटना ही पड़ेगा। मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपकी बहुत पहुँच है, आप एक शिक्षक है लेकिन आपकी बहुत पहुँच है, आप बहुत पहुँच वाले व्यक्ति हैं, आपको किसी ने पानी पे चढ़ा दिया कि चलिए ऐसा करिए यार पंडित जी, आपको हम चुनाव लड़वाते हैं राष्ट्रपति का, आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़िए। आप पानी पे चढ़ गए, प्रस्तावक भी आ गए, अनुमोदक भी आ गए, लेकिन आप हार गए क्योंकि आप इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने गए थे। ना आप इधर में रहोगे ना उधर में रहोगे, तो ये भी देखा जाता है। ठीक है, तो बहुत बड़े पद, मतलब बहुत बड़े बड़े लोग लड़ते हैं चुनाव, आप तो जानते हो। ठीक है, कोई आम आदमी चुनाव नहीं लड़ता है। ठीक है, एक ही थे गैर जो राजनीतिक थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, उनको भी देखेंगे हम लोग। छठा क्या कहता है कि 15,000 की जमानत राशि हो। जमानत राशि मतलब आपके पास अगर 15,000 रुपये नहीं है ये सब होने के बाद भी, तब भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते। मतलब एक तरीके से मैं कह रहा हूँ कि आप तो जो चुनाव लड़ने जा रहा है वो तो भैया अपनी व्यवस्था कर ही लेगा कहीं ना कहीं से, लेकिन वो पहली बात वो इतना तो पैसा उसके पास होगा, लेकिन कम से कम 15,000 रुपये आपके पास होने चाहिए, तभी आप चुनाव लड़ेंगे भैया, अन्यथा चुनाव नहीं लड़ेंगे। और देखिए दिवालिया ना हो, देखो साथ देख लो, दिवालिया ना हो, पागल ना हो। ठीक है, दिवालिया मतलब क्या है? बैंकक्रप्ट, जैसे कि आपने अपनी अवकाश से ज़्यादा ले लिया लोन। देखिए दिवालिया गरीब नहीं होता, ये बात आप ध्यान रखेंगे हमेशा कि दिवालिया गरीब नहीं होता है। दिवालिया हमेशा वही होगा जो पैसे वाला ही होगा, क्योंकि पैसा अगर उसकी औकात अगर 1 करोड़ की हो तो वो 100 करोड़ का लिए बैठा है लोन, या 50 करोड़ का, 10 करोड़ का, वो चुका ही नहीं पा रहा है, तो अपने आप को दिवालिया घोषित करवा लिया। इससे क्या होता है? उसको छूट मिल जाती है। पागल ना हो भाई, पागल नहीं होगा भाई, पागल वगल होगा पागल वगल होगा तो कैसे बनेगा राष्ट्रपति? लेकिन ये लिखना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे हो जो पता लगा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए कि भैया हमारा सदस्य एक पागल है, उसको बनाऊंगा मैं राष्ट्रपति, और ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है कि पागल नहीं हो, तो भैया पागल नहीं होना चाहिए। दिवालिया, अच्छा दिवालिया के लिए क्यों क्या गया? दिवालिया को ऐसा नहीं कि मानसिक स्थिति खराब है उसकी। दिवालिया का मतलब दोस्तों ये है कि उसका पहले ही मतलब कैरेक्टर खराब है एक तरीके से। ठीक है, उसका मतलब एक तरीके से चरित्र अच्छा नहीं है, और मतलब दिवालिया हो गया है, पैसा सा लिया था, और उसके बाद ये राष्ट्रपति के पद पर जाएगा तो पता लगा फिर से अपना बनाने लगे हिसाब किताब। ठीक है भाई, तनख्वाह तो अच्छी होती है, बनाने लगे हिसाब किताब, और बाद में अपना कर्जा चुका दे। क्योंकि दिवालियापन जो बैंकक्रप्ट होता है उसका एक मतलब बैंकक्रप्ट जो एक उपाधि होती है, मतलब किसी को दी जाती है, तो बैंक तो अच्छी भी नहीं मानी जाती है। तो हर आदमी चाहेगा कि जब भी पैसा होगा यार मैं दे दूंगा, बैंकक्रप्ट को अपने आप को जो दिवालियापन है वो मैं हटवा लूँगा अपने आप का। ठीक है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। तो दोस्तों ये होनी चाहिए योग्यता। ये क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। अच्छा, ये योग्यता किस में है? अनुच्छेद 58 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 54, निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल, देखो राष्ट्रपति का योग्यता सब कुछ हो गया, अनुमोदक हो गए, प्रस्तावक हो गए, अब भैया इसका निर्वाचन मंडल में कौन कौन आएगा? सबसे सरल बात देखो, जैसे इसमें क्या आ जाएगा? सभी सांसद प्लस सभी विधायक, विधानसभा के। ठीक है, विधानसभा लिखा हुआ है यहां पर, क्योंकि देखिए अब यहां पर कौन कौन नहीं होंगे, देखो होंगे कौन कौन नहीं, जो मनोनीत होते हैं वो नहीं होंगे, मनोनीत नहीं होंगे, मनोनीत लिखा हुआ है। ठीक है, मिटा दूं क्या इसको? कैसे मिटेगा यार ये?
यहाँ पर होती थी, बट छोड़ हटाओ। मनोनीत, अब देखो बॉल पेन चला गया, ये आ गई। यही पर दिक्कत है यार इसमें कि एक साथ मिटा नहीं सकते इसको, ऐसे ऐसे करके क्लिक करना पड़ता है इस पर। मनोनीत लिखो साफ साफ, क्योंकि ये पीडीएफ बना दूंगा मैं इसको। मनोनीत नहीं लेंगे भाग, विधान परिषद नहीं लेगी भाग, ठीक है, नहीं। देखो सभी सांसद भाग लेंगे, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे वो होंगे लोकसभा के। अब मनोनीत जो होते हैं, राज्यसभा के 12 सदस्य होते हैं, लोकसभा के 2 होते हैं, तो वो इसमें भाग नहीं लेंगे। और विधान परिषद के लोग भाग नहीं लेंगे। अब सभी विधायक भाग लेंगे विधानसभा के, यानी विधानसभा, भाई विधानमंडल में 2 हैं, विधानसभा विधान परिषद, तो विधान परिषद हर जगह तो है नहीं, तो इससे पक्षपात हो जाएगा, ठीक है, वोट थोड़ा बढ़ जाएंगे उसके। अब विधानसभा के जो भी सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य, वो सभी इसमें निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। अब जो जहाँ जहाँ विधानसभा है, जैसे केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में है, पुडुचेरी में है, जम्मू कश्मीर में है, तो जहाँ भी विधानसभा है वो सभी के सभी विधायक इसमें भाग लेते हैं, ठीक है, ये निर्वाचन मंडल है। अब दिमाग में आपके ये आ रहा होगा कि सर बताइए, भाई विधायक की संख्या तो ज़्यादा है और सांसद की संख्या कम होती है, तो कैसे इसको मैनेज करते हैं? है समझने वाली बात कि नहीं, कि कैसे इसको मैनेज करते हैं भाई, कैसे इसको मैनेज करेंगे? जैसे देखिए, जैसे विधायक की जो संख्या है, विधायक संख्या है लगभग 4100, ठीक है, और जो सांसद है इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है, कितनी संख्या हो जाएगी यार? जैसे कि यहाँ पर देखो, बॉक्स बना के देखें, लोकसभा के कितने हो जाएंगे लोग? 550 है, जैसे 543 ये हो जाएंगे। और राज्यसभा के कितने सदस्य हो जाएंगे? 233, 12 मनोनीत होते हैं, तो 3 3 6, 4 3 7, 5 2 7, तो 776। अब देखो 4100 लोग विधायक हो गए और सांसद हो गए 776। अब ये लोग वोट डालने जा रहे हैं, तो भैया कैसे इनको वोट को मैनेज करते हैं? अब यही जो वोट का जो मैनेजमेंट है कैसे करते हैं, यही हम लोग देखते हैं निर्वाचन पद्धति में, ठीक है। निर्वाचन जो पद्धति है, ये तो मंडल हो गया, निर्वाचन पद्धति में देखते हैं। देखो एक विधायक का वोट आया था यूपी में, वोट वैल्यू थी 208 और सांसद की थी 708, ठीक है, जो अभी चुनाव हुआ था। तो इसमें क्या करते हैं, वोट को करते हैं बराबर। तो वोट को जब बराबर करते हैं तो क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है, जैसे कि जो विधायक का जो मत मूल्य है, विधायक का मत मूल्य वो क्या है? देखो जिस राज्य की यहां पे बात हो रही है, जिस राज्य की यहां पर बात हो रही है, तो वो क्या है, जैसे राज्य की जनसंख्या, राज्य की, वो देखो ऊपर बिंदी लग गई, जनसंख्या, ठीक है, बटे उसी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य या निर्वाचित विधायक गुणे 1000, गुणे 1000। तो देखो निर्वाचित विधायक और गुणे 1000, ये जब कैलकुलेट करेंगे तो एक विधायक का मूल्य आ जाएगा, ठीक है, एक विधायक का इसमें मूल्य आएगा। तो यूपी के हिसाब से देखें तो कितना मूल्य आया था भाई, कहाँ गया पॉइंटर, 208। जब रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बने थे तब यूपी के जो विधायक का मूल्य था वो था 201, विधायक का 208 मूल्य था। अब यही सांसद के मूल्य से बराबर करते तो क्या होता है, सांसद का मत मूल्य, ये जो है इसमें क्या होता है कि सभी विधायक, सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य, सभी विधायकों, मत मूल्य बटे सभी सांसद। इसको जब ऐसे कैलकुलेट करेंगे तब एक सांसद की वैल्यू आ जाएगी, एक सांसद की वोट की वैल्यू आ जाएगी। ये है मतलब तरीका। तो ये क्या होता है, यही इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। कलर चेंज करके लिखूं तो अच्छा लगेगा ना। देखो अब लो, समानुपातिक
प्रतिनिधित्व प्रणाली। देखो यहाँ से आप देखो, यहाँ से ये जो है अनुच्छेद 55 की बात कर रहा है, ठीक है। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन पद्धति बताई गई है और निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होगा ये अनुच्छेद 54 में बताया गया है। दोनों बातें हैं, ठीक है। तो अब देखिए अनुच्छेद 55 में क्या बताया गया है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली चुनाव की और एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अब ये क्या होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है चीज़ है, इसको देखो आगे। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग वोट डालने जाते हैं, ठीक है। जैसे कि राज्यसभा के वोट, राज्यसभा की नहीं, लोकसभा का हुआ या विधानसभा का हुआ, ठीक है, उसका हम लोग क्या करते हैं, वोट डालने जाते हैं। वोट गए, चुप्पे से डाल के चले आए, टी बोला चले आए, ठीक है, घबरा के गए। मतलब ऐसा होता ना कभी कभी कि वोट डालने जा रहे हैं, यार किसको देना है, अब कहीं गलती से कुछ और ना दब जाए, ठीक है, सबके साथ होता है। तो बड़ा सोच समझ के वोट डालते हैं, टी बोला चले आए बाहर। तो ये होता है प्रत्यक्ष प्रणाली। अब इसमें क्या होता है कि हम लोगों ने सरकार को चुना और सरकार ने चुना एक राष्ट्राध्यक्ष को, तो ये होता है अप्रत्यक्ष प्रणाली। देखिए गणराज्य का दोस्तों मतलब ये होता है कि जिस देश में, जिस राज्य में एक राष्ट्राध्यक्ष होगा और वो वंशानुगत नहीं होगा, वो चुना जाएगा, उसका चुनाव होगा, तो वो होगा गणराज्य। लोकतंत्र का मतलब ये हुआ कि जो जनता जो है सरकार को चुन रही है, जनता सरकार को चुन रही है और सरकार जो है एक राष्ट्राध्यक्ष चुन रही है, तो गणराज्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब क्या कहना का मतलब है मेरा कि एकल संक्रमणीय पद्धति क्या होता है, कैसे मतलब ये चुनाव होता है। तो जैसे कि ये एक बॉक्स है, पहले मैं लिख लूँ, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। देखो इसका क्या मतलब है, जैसे ये मैंने एक बॉक्स, देखो बॉक्स रखा जिसमें A B C D किया। तो ऐसा दोस्तों नहीं होता है कि जैसे कि आपने सुना होगा कि अभी तक एक बार जो है द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तो वो क्या चीज़ें समझो, इसमें क्या होता है कि जितने विधायक सांसद होते हैं वो सभी के सभी वोट डालते हैं, मतलब सभी लोगों को वोट डालते हैं, सभी को वरीयता, इसमें वरीयता दी जाती है, ठीक है, कौन सा प्रेफर कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने क्या किया, इसको सबसे पहले नंबर 1 पे लिखा, ये नहीं बनेंगे तो ये बन जाएंगे भाई, ये नहीं बनेंगे तो ये बन जाएंगे भाई, ये नहीं तो ये बन जाएंगे। तो वरीयता पे किसको रखा, तो सबसे ज़्यादा वरीयता पे किसको रखा, तो इसके लिए क्या होता है, मतगणना होती है। तो मतगणना पे जो होती है, जो सबसे पहले क्या देखते हैं कि सबसे पहले जिसको ज़्यादा वोट मिल रहे होते हैं, अगर कुल वोट का अगर 50 प्लस मिल जाता है, 50% प्लस मिल जाता है किसी को, तो वो राष्ट्रपति बन जाता है, ठीक है, वो राष्ट्रपति बन जाता है। तो ये होता है। और अगर फिर नहीं मिलता है, फिर द्वितीय चरण मतलब इसमें जाएंगे, फिर इसमें जाएंगे, इसमें नहीं मिलेगा तो इसमें जाएंगे। हालांकि इसमें ही मिल जाता है, जब एक ही बार अभी तक इतिहास में हुआ है तो पहली बात इसी में ही मिल जाता है। तो पहली चरण में, तो पहला चरण किसकी है, पहले चरण पे किन किन लोगों ने वोट किया, अगर वहां पर वोटों की संख्या कुल मतों की संख्या से मैच कर जाती है तो वहीं पर जो है राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। अगर नहीं मिलती है तो भैया द्वितीय मतगणना होती है। तो ऐसा नहीं, द्वितीय मतगणना मतलब ये नहीं कि गलती से कुछ काउंट हो गया तो फिर से गिनते हैं, ऐसा नहीं होता इसमें, ठीक है। द्वितीय चरण मतलब क्या होता है कि जो दूसरे जो वरीयता दिए हैं उनकी देखते हैं, फिर अगर उनमें मिलता है तो भाई उनमें कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे कब हुआ था, जब वीवी गिरि राष्ट्रपति बने थे, नीलम संजीव रेड्डी के साथ बहुत टक्कर थी कसके, उनकी काफ़ी तेज टक्कर थी, तब मतलब ऐसा हुआ था पहली बार, ठीक है, तब ऐसा पहली बार हुआ था। तो ये हो गया आपका एकल संक्रमणीय पद्धति। अब देखते हैं कार्यकाल। कार्यकाल किसने में है, अनुच्छेद 56 में। तो कार्यकाल देख लो भाई, देखिए जिस दिन भी शपथ लेते हैं उस दिन से लगा के 5 साल तक इनका कार्यकाल होता है, ठीक है। शपथ के दिन से 5 वर्ष तक कार्यकाल, शपथ के दिन से 5 वर्ष तक कार्यकाल रहता है। अच्छा, 5 वर्ष से पहले भी ये अपना इस्तीफा दे सकते हैं, ठीक है, इसी में लिखा हुआ है, इस्तीफा दे सकते हैं पहले इस्तीफा दे सकते हैं। किसको, उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकते हैं, या इनकी मृत्यु हो जाए या समय से पहले मृत्यु हो जाए, समय से पहले मृत्यु हो जाए,
या भैया एक तरीका, देखो समय से पहले अगर मृत्यु हो जाती है तो इनके स्थान पर उपराष्ट्रपति जो होता है वो कार्यभार संभालता है। और मान लीजिए उस समय उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए अब समय से पहले मृत्यु हो जाए, कार्यकाल के मतलब ये हो गया, कहाँ गया पॉइंटर, कहाँ गया यार, दिखते ही नहीं है, यहाँ पर है व्हाइट पेज पे, बस यही दिक्कत होती, पॉइंटर नहीं, इसलिए मैं ब्लैक लगा के पढ़ा रहा था। अब देखो समय से पहले मृत्यु हो जाए या फिर देखो महाभियोग, देखो महाभियोग जो है शब्द यहाँ पर आता है कार्यकाल वाले में, लेकिन महाभियोग कैसे लगता है और किस तरीके से मतलब ये काम करता है ये सब 61 में बताया गया है। तो दोस्तों ये आपका हो गया कार्यकाल। तो शपथ के दिन जिसे आज शपथ लिया, शपथ किसके सामने ले रहे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ ली जाती है और कार्यकाल और जो इस्तीफा है वो उपराष्ट्रपति को दिया जाता है। अब देखिए शपथ अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश नहीं है, वो बीमार है या फिर आ नहीं पा रहा है, तो जो सबसे वरिष्ठ जो न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट का वो दिला देगा शपथ, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि अब इनको हटाने का कोई तरीका नहीं है, बस या तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष पूरा हो जाए तब हट सकते हैं, या ये खुद इस्तीफा दे दें, या समय से पहले इनकी मृत्यु हो जाती है तब जब उपलब्धि नहीं है तब कैसे करोगे काम, या इन पर महाभियोग लगाओ, या इन पर क्या किया जाए, महाभियोग लगाया जाए, तब ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब देखो जैसे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, यहाँ पर बॉक्स बनाता हूँ छोटा सा एक, हम लोगों ने पढ़ लिया 58, ठीक है, और क्या पढ़ा, 58 पढ़ा, फिर 54 पढ़ा हमने, फिर 55 पढ़ा, फिर 56 पढ़ा। अब देखो 57 देख लो, यहाँ पर देखो 57 अनुच्छेद 57 में क्या कहता है, पुनर्निर्वाचन, आर्टिकल 57, इसमें क्या कहता है, इसमें कहा गया है पुनः निर्वाचन। जैसे राष्ट्रपति जो है, भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है, ये 57 में वर्णित है। अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार लड़ सकता है, वहाँ का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, लेकिन भारत में क्या है कि 2 से अधिक बार, अभी दो से अधिक बार कौन रह चुका है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रह चुके हैं। क्योंकि देखिए 1948 से 1950 तक वो 1952 तक जो है, नहीं 1948 से, हाँ 1948 से 1952 तक जो है वो मनोनीत थे, बाद में जो 2 कार्यभार उन्होंने संभाले हैं वो निर्वाचित होकर आए थे, ठीक है। तो अभी तक जो है राजेंद्र प्रसाद ही 2 बार रहे हैं राष्ट्रपति। बाकी देखिए राष्ट्रपति बनते बनते इतनी उम्र ही हो जाती है कि भैया वो 3-4 बार बन ही नहीं पाएंगे, 100 के ऊपर तो जिएंगे नहीं, 70 वर्ष 75 वर्ष पे राष्ट्रपति बनता है कोई, तो 5 वर्ष उसी में चले गए, राष्ट्रपति में चले गए, तो पुनः निर्वाचन मतलब कितनी भी बार आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है, तो कितनी भी बार बन सकते हैं, ये आर्टिकल 57 में बताया गया। आर्टिकल 57 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, 60, आर्टिकल 60 देखो क्या कहता है। देखो आर्टिकल 60 ये कहता है कि जो शपथ है, शपथ आर्टिकल 60 में शपथ, देखो अनुसूची जो 3 है ना, जो 12 अनुसूचियां, उसमें अनुसूची 3 में शपथ के बारे में कहा गया है, जिसमें राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, राज्यपाल को नहीं रखा गया है। तो शपथ जो है वो राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत लेता है, और दिलाता कौन है, मैंने बताया अभी, दिलाता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो कौन दिलाएगा, तब भैया दिलाएंगे कौन, जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा ना सर्वोच्च न्यायालय का, वो दिला देगा, ठीक है। तो ये शपथ के बारे में बात यहाँ पे की गई है, शपथ यहाँ पे दे दी गई, ठीक है। अब यहाँ पर बात हम लोग करते हैं महाभियोग की। देखो महाभियोग, देखो महाभियोग कब लगता है, जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर रहे हो। राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन तब करते हैं जब मंत्रिमंडल की बात नहीं मानेंगे, है ना। बाकी राष्ट्रपति भैया क्यों खुरपेच करेगा अपनी ज़िंदगी से। अब जैसे कि राष्ट्रपति है, अभी तक किसी पे महाभियोग लगा नहीं है, अब वो पूरी ज़िंदगी इतना स्ट्रगल करके वो राष्ट्रपति बना है, अपने अंतिम चरण में, जीवन के अंतिम चरण में, वो क्यों अपने आप पे कलंक लगाएगा, एक हिस्ट्री का क्वेश्चन बना देगा हमेशा के लिए कि किस राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया था। तो अभी तक किसी पे लगा नहीं है, तो मंत्रिमंडल जो कहती है वो चुपचाप अपने बेचारा कर देता है, ठीक है। अभी देखेंगे उसकी वीडियो पावर देखेंगे तब समझाऊंगे मैं आपको। तो महाभियोग का मतलब कब से, महाभियोग के बारे में ये बताया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। महाभियोग और राष्ट्रपति का, महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो महाभियोग जो है वो कैसे लगाया जाएगा, जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करेंगे, नियम यही कहता है। कहाँ गया पॉइंटर, यहाँ, राष्ट्रपति संविधान का
उल्लंघन करने पर। ठीक है, अब देखिए, अब बताता हूं मैं इसमें कैसे लगता है ये राष्ट्रपति पर महाभियोग। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर मैं बना दूं, कलर चेंज किया जाए, इतने सारे कलर हैं, किसी को भी लिया जाए ना। देखो ये है भाई साहब राष्ट्रपति, और यहां पर ऐसा करते हैं, यहां पर लिख लेते हैं लोकसभा या राज्यसभा, यहां पर भी लिखते हैं लोकसभा या राज्यसभा। देखो जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलने जा रहा होता है तो चाहे राज्यसभा से भी लग सकता है महाभियोग, और लोक कहीं से भी प्रस्ताव पारित हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है, लोकसभा से भी हो सकता है। तो हम लोग एक मान के चलते हैं लोकसभा से चलो पारित होता है, ठीक है, लोकसभा से। तो लोकसभा से, जब लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है उसमें कम से कम एक सदस्यों का 1/4 जो सदस्य हैं वो इस प्रस्ताव को मानेंगे, स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो जैसे प्रस्ताव मान लिया बनाया है, ये बनाया है प्रस्ताव, तो सदस्यों का, लोकसभा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, लोकसभा की यहाँ तीर बना दो, 1/4, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों का 1/4, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों का 1/4 सदस्य ये प्रस्ताव बनाएंगे। फिर ये जाएगा राष्ट्रपति जी के पास, 14 दिन तक इस पर सोच विचार करेंगे राष्ट्रपति। मतलब ऐसा होता है कि राष्ट्रपति को सूचना 14 दिन पहले दी जाती है कि भैया हम आप पर महाभियोग लगाने जा रहे हैं। राष्ट्रपति सदमे में जाएगा, भैया हमने से क्या काम कर दिया कि राष्ट्रपति भी जो है मुझे हटाया जा रहा है। तो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, सदस्यों की कुल संख्या का 1/4 हिस्सा अगर उस प्रस्ताव पर मतलब साइन कर दे या हामी भर दे, तो वो प्रस्ताव फिर जो एक अधिकारी होता है, खंड शिक्षा पीठासीन अधिकारी कैसे बोल सकते हैं, वो राष्ट्रपति पर जाके ये पत्र पहुंचाता है, प्रस्ताव पहुंचाता है। राष्ट्रपति देखते हैं, उनके होश उड़ जाएंगे कि यार ये क्या हो गया। हालांकि राष्ट्रपति ऐसी नौबत आने ही नहीं देते। ठीक है, वो देखेंगे इस चीज़ को, अपना पक्ष रखेंगे जाके उसी सदन में जहाँ पर से प्रस्ताव आया है, भाई बात रखेंगे, अपने आप नहीं जाएंगे तो किसी और। अभी तक मतलब मैं बता रहा हूँ कि फ्यूचर में ऐसा होगा, अभी तक हुआ नहीं है, फ्यूचर ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसा एक ये प्रोटोकॉल है। ठीक है, अपना पक्ष रखेंगे या अपना मतलब किसी अधीनस्थ अधिकारी को भेजेंगे अपना प्रस्ताव रखने के लिए कि भाई देखो समझाओ जाके क्या बात है। उसके बाद 14 दिन के बाद क्या होता है, 14 दिन के बाद प्रस्ताव जो है ये भेजा जाएगा दूसरे सदन, यहाँ पर आएगा, वापस आएगा लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा से उठा है, फिर लोकसभा में वापस आएगा। ये सब बातें होने के बाद 14 दिन के बाद क्या होगा कि लोकसभा में वापस आएगा। लोकसभा में तब जाके फिर क्या होगा कि इसमें 2/3 जो सदस्य हैं लोकसभा के, उसमें 2/3 सदस्य जो हैं अब सहमति जताएंगे, सहमति जताएंगे। तो इसके बाद लोकसभा में बात उठ रही, इसके बाद ये राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में भी अगर 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा, कुछ भी नहीं कर सकते। फिर यहाँ से मान लीजिए ये यहाँ गया, अब यहाँ से भी इसमें राज्यसभा में 2/3 बहुमत से ये पास कर दिया गया। फिर राष्ट्रपति को जो है, राष्ट्रपति को पद जो है छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसमें भाग कौन कौन लेता है, तो इसमें देखिए एक भाग सब लेते हैं, सांसद जितने होते सारे भाग लेते हैं, सांसद लोग जो है भाग लेते, चाहे राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, लेकिन इसमें विधायक भाग नहीं लेते हैं। और जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक लिख लो पॉइंट बना के कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी भाग लेते हैं। मनोनीत, देखो मनोनीत लिख दिया क्या यार, सदस्य भाग लेते हैं। और यहाँ पर देखो विधायक नहीं, मतलब एमएलए नहीं, विधायक भाग दोस्तों इसमें नहीं लेंगे, विधायक भाग नहीं लेते हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपका महाभियोग समझ में आ गया। अब महाभियोग किसी भी राष्ट्रपति पर अभी नहीं लगा है। एक केस था, जब मैंने आपको बताया था हिस्ट्री, जब शुरुआत में बताया था, मैंने पॉलिटी पे पढ़ा था, तो बताया था कि जो एलिजा एमपे हैं इन पर लगा था महाभियोग। ये मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, तो महाभियोग लंदन में जाके लगा था इन पर, वो अलग चीज़ है। तो ये जो राष्ट्रपति है अभी तक किसी पर भी महाभियोग नहीं लगा। राष्ट्रपति यार ऐसा नहीं करता है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ बहुत हैं, लेकिन वो अपने विवेक के अनुसार अपना प्रयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, बस कुछ उसके पास वीटो पावर है, उसका भी इस्तेमाल करता है। अगर वीटो पावर का इस्तेमाल बार बार वो कर रहा है तब फिर संविधान का उल्लंघन हो जाएगा उनके हिसाब से।
ठीक है। और देखिए सैलरी वगैरह अच्छी होती है, रिश्वत तो लेगा नहीं कुछ, ये रिश्वत नहीं लेगा, इससे कोई मतलब ये कुछ इनके हाथ बंधे होते हैं, राष्ट्रपति के हाथ बंधे हुए हैं, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। सारा का खेल जो है मंत्रिमंडल का होता है, ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये खाली बंधे होते हैं, ठीक है। बस साइन करने के लिए रखा गया है। मैंने बताया कि देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, नेतृत्व तो नहीं करते हैं ये भाई। सारे जितने भी समझौते, जितने भी काम होते हैं, जितने भी राष्ट्रीय समझौते वगैरह होते हैं, वो सब राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। लेकिन बस उनके पास ये लेटर जाता है, वो साइन कर देते हैं, बाकी उनको पता भी नहीं होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको करना ही है, इनको इसलिए बिठाया ही गया है। भाई 5 लाख की सैलरी दे रहे हो महीना, वो किस लिए ले रहे हो 5 लाख की सैलरी दी जा रही है महीना। राष्ट्रपति की सैलरी 1 जनवरी 2016 से 5 लाख रुपये है विदाउट टैक्स, मतलब टैक्स वगैरह नहीं पड़ता। ये सब शर्तें में पढ़ेंगे। अरे हाँ, शर्तें बता दूँ मैं आपको, ठीक है, अभी सब याद आ गया, ठीक है। तो ये महाभियोग आपको समझ में आ गया होगा। महाभियोग मतलब लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा में उठे चाहे राज्यसभा में उठे, राज्यसभा से उठता है तो कुल सदस्यों की संख्या का 1/4 यानी 1/4 सदस्यों की संख्या का समर्थन होना चाहिए। वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, 14 दिन पूर्व वहाँ पर कुछ चर्चा वगैरह होगी, उसके बाद वापस आएगा, फिर राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास होगा, उसके बाद लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति अपना पद छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए शर्तें देख लो भाई, आर्टिकल 59 रह गया था, शर्तें। शर्त में देखिए क्या चीज़ है। देखो राष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति बन जाता है उसके बाद वो कोई अन्य पद ग्रहण नहीं करेगा, ठीक है। यहां पे लिखूंगा कोई अन्य पद जो है ग्रहण नहीं करेगा। राष्ट्रपति कोई अन्य पद जो है ग्रहण नहीं कर सकता। दूसरी बात, जहां वो रहता है, जो भी उसके मतलब किराया भाड़ा है वो नहीं पड़ेगा, ठीक है। निवास का कोई किराया नहीं। और देखो वेतन कितना है, जितना भी वेतन हो, इसका वेतन जो राष्ट्रपति का वेतन जो है वो कभी भी कट नहीं हो सकता, चाहे क्या बोलते हैं, वित्तीय संकट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं यार वो, वित्तीय आपातकाल, अगर वित्तीय आपातकाल भी लगा हो मान लीजिए, तब भी राष्ट्रपति का जो है वेतन नहीं काटा जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति का जो वेतन है नहीं काटा जाएगा, ठीक है। और देखिए भारत की संचित निधि से वेतन है, भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। और टैक्स फ्री भी होता है, टैक्स नहीं लगता इनके वेतन पर, ठीक है। तो इतनी सारी सुविधाएं मिलती, बहुत सारी सुविधाएं हैं यार, बहुत शर्तें हैं इनके। तो बहुत, जिससे राष्ट्रपति बन गया, अब वो किसी मतलब जैसे कंपनी है या उसका मतलब सीईओ नहीं बन सकता, या कहीं और देश का जो है मतलब राजदूत नहीं बन सकता। मतलब राष्ट्रपति सबसे उच्च पद होता है। राष्ट्रपति अगर बन गए तो उसके बाद क्या आप करोगे, और सैलरी भी अच्छी खासी है, भत्ते वगैरह इतने मिलते हैं, कुछ तो सब कुछ तो फ्री होता है, लाइट बिजली सब कुछ तो फ्री है। और उसमें 5 लाख रुपये जो मिल रहा है, पता नहीं कहाँ ख़त्म करते होंगे वो लोग है नहीं। तो ये हो गए दोस्तों शर्तें। तो हम लोगों ने कौन कौन से आर्टिकल देख लिए चेक कर लें यार एक बार, क्योंकि कोई रह ना गया हो। देखो हम लोगों ने कौन कौन से आर्टिकल पढ़ लिए। 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 कार्यकारी शक्तियाँ, इसको देखना है, अभी थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये तो एक अलग ही टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बड़ा है ये। राष्ट्रपति को मैंने कम से कम 4-5 क्लास में कवर किया था यार, जो मैंने पढ़ाया था पहले, ठीक है। तो उसमें अब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो जल्दी मतलब एक शॉर्ट में वीडियो है ये, वो एक यूपीएससी लेवल का था। तो 52, 53, 54 पढ़ लिया हमने, 55 पढ़ लिया हमने, 56 में कार्यकाल देख लिया, 57 में हम लोगों ने पुनर्निर्वाचन देख लिया कैसे क्या है, और 58 में इसकी योग्यता देख ली, 59 में शर्तें देख ली, 60 में शपथ देख ली, 61 में हम लोगों ने महाभियोग भी देख लिया। अब आते हैं कुछ शक्तियाँ देखते हैं, ठीक है, कुछ शक्तियाँ देखते हैं। इसको मैं हाईलाइट इसे बंद कर दूँ बॉक्स में, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कि यार ये क्या चीज़ लिखी हुई है। देखो कहाँ गया पॉइंटर। कुछ देखिए शक्तियाँ देख लेते हैं, जैसे कि जो राज्यसभा और लोकसभा में सदस्यों का जो मनोनयन होता है वो कौन करता है। तो देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि अरे यार ये नहीं, ऐसा नहीं भाई,
सभा में 12 सदस्यों का मनोनयन या मनोनीत। अब ये 12 सदस्य किस क्षेत्र से? 4 क्षेत्र से होते हैं। एक तो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, ठीक है। और लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन की संख्या है ना 2, हालांकि उस पर विवाद थोड़ा है क्योंकि इसको हटा दिया गया है, लेकिन तब भी हम लोग पुराने के हिसाब से पढ़ेंगे। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करना। अब ये ऐसा एक बात बताओ, ये जो एंग्लो इंडियन होते हैं ये अमेरिकी वगैरह नहीं होते, ये जो जिसके पिताजी यूरोप से हैं वही होते हैं एंग्लो इंडियन, ठीक है। अमेरिका वाले नहीं होते इसमें। देखो जो सत्र होते हैं संसद के, तो सत्र में जो शुरुआत है उसका अभिभाषण राष्ट्रपति देते हैं और सत्र का जो अंत होता है वो भी जो है राष्ट्रपति अंत करते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, संयुक्त अधिवेशन। एक अनुच्छेद 108 है जो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं ये राष्ट्रपति, संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं ये। देखिए कभी भी साधारण जो विधेयक होता है वो अगर मतभेद हो गया किसमें, सांसद में, मतलब राज्यसभा में, लोकसभा में जो है विवाद हो गया, मतभेद हो गए, तो अब वो बनना जरूरी भी है। तो इसीलिए क्या होता है कि संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं कि आओ मीटिंग कर लो और निपटारा कर लो। हालांकि एक दिखावा होता है कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है और राज्यसभा में कम होती है, और राज्यसभा में भी सदस्य उनके पड़े हुए हैं जो लोकसभा में जीती हुई पार्टी है। तो क्या करते हैं कि वो लोग अपना फिर पास, जैसे देखो जैसे ये एक सदन है यहाँ पर, अब लोकसभा राज्यसभा दोनों बैठे हैं, तो 543 यानी 545 पूरा लिख लो यहाँ पर, 250 यहाँ पर पूरा लिख लो, ठीक है। नहीं 200 अभी तो 245 ही है ना। अब इनकी संख्या देखो, इनकी संख्या देखो, यहाँ पर बराबर नहीं किया जाता है। अब इनकी संयुक्त अधिवेशन का मतलब ये होता है कि भैया अब तो फैसला लोकसभा के हित में ही जाएगा। अब संयुक्त अधिवेशन जो होता है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड नहीं करेगा। एक तो धन विधेयक, क्योंकि धन विधेयक वैसे भी राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है, उस पर तो बात ही नहीं है। और जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं उस पर संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं उन पर संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान नहीं है। जो साधारण विधेयक होते हैं अगर उनमें मतभेद होता है दोनों को लेकर, तो भाई राष्ट्रपति कहते हैं कि ऐसा करो भाई, ये राष्ट्रपति के पास पावर है 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत कि भैया आओ मीटिंग कर लो, अपना संविधान जो है वो पारित करा लो, यार नोटिफिकेशन कर रहे हो खाली, ठीक है। तो ये जो है, अब इसमें देखो अभी तक ये 3 बार, अभी तक 3 बार ये संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। एक तो देखो, एक बुलाया जा चुका है जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी 1961 में, दहेज निरोधक अधिनियम आया था, दहेज निरोधक अधिनियम। एक 1978 की बात है जब मोरारजी देसाई की सरकार थी, ये था बैंक सेवा सुधार, बैंक सेवा सुधार। और 2002 की बात है जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, पोटा एक्ट आया था, उसमें संयुक्त अधिवेशन की बात की गई थी इसमें। तो ये 3 में, अभी तक 3 में किया गया है ये संयुक्त अधिवेशन। आप समझो तुम कितना खतरनाक है संयुक्त अधिवेशन। तो आर्टिकल 108 के तहत, आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अच्छा अब देखो अब क्या रह गया, हाँ राष्ट्रपति जो है अब क्या रह गया यार, देखिए सुप्रीम कोर्ट से ये राय लेने का अधिकार है इनको, सुप्रीम कोर्ट से ये सलाह ले सकते हैं। अब सलाह का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि सलाह मतलब जबरदस्ती सलाह देना ही पड़ेगी, ये सलाह दे दी गई तो उसको लेना ही पड़ेगा, नहीं। बस ये पूछा जाता है आपसे कि आर्टिकल 123 के तहत सलाह दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के तहत, सुप्रीम कोर्ट में। और एक और आर्टिकल है, वो आर्टिकल है आर्टिकल 280। ये मतलब बहुत चीज़ें हैं लेकिन मैं प्रमुख चीज़ बता रहा हूँ जिससे आपसे क्वेश्चन बन जाएगा पेपर में। वो क्या है, वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन। देखिए जो केंद्र और राज्य के बीच जो बंटवारा जो होता है धन का या राजस्व का जो बंटवारा होता है, उसके लिए राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग का गठन करते हैं, राष्ट्रपति जी वित्त आयोग का गठन करते हैं, ठीक है। और
देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो भैया यही करते हैं। अरे ये क्या लिख दिया मैंने, अरे फिर से पूरा मिटा दो इसको ना। देखो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं की नियुक्ति जो है वो यही करते हैं भाई साहब, राष्ट्रपति। लेकिन जो हाई कोर्ट का जो ये होते शपथ, इस शपथ कौन दिलाता है ये ध्यान रखिएगा, शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। बस यही बात आपको बतानी है, शपथ कौन दिलाते हैं, वो राज्यपाल दिलाते हैं। मतलब न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश उनकी नियुक्ति कौन करता है, वो करते हैं राष्ट्रपति जी। लेकिन शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। शपथ कौन दिलाता है, वो दिलाता है राज्यपाल। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ राष्ट्रपति को याद करने की, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। और देखिए इसमें कुछ बचा है क्या, मैं सोच लूँ थोड़ा, इसमें क्या बचा हुआ है। मैंने सब कुछ बता दिया, सब कुछ बता दिया मैंने आपको, राष्ट्रपति सब बता दिया। हाँ ठीक है, आइए आप देखते हैं इसकी ट्रिक। राष्ट्रपति को याद करने की ट्रिक देख लेते हैं, बस खत्म करते हैं क्लास को। देखो, राजेंद्र और राधा जाकर गिरे अलीपुर में। ठीक है, जहां नीलम ने इन्हें जेल में डाल दिया। जहां इनकी मुलाकात किससे किससे हुई, राम, शंकर और नारायण। ठीक है, जो कलम की प्रतिभा से मुख बना रहे थे। यार इसको साफ करना पड़ेगा क्योंकि ये भाई ट्रिक है तो इसको देखना पड़ेगा। बना रहे थे गोविंद का। ठीक है, तो राजेंद्र और राधा जाकर गिरे अलीपुर में, जहां नीलम ने इन्हें जेल में डाल दिया। जहां इनकी मुलाकात राम, शंकर, नारायण से हुई, जो कलम की प्रतिभा से मुख बना रहे थे गोविंद का। अब देखो यहाँ पर कौन कौन से राष्ट्रपति यहाँ पर निकल के आते हैं। कहाँ पे कौन सा कलर लूँ यार मैं, चलो ब्लैक लेते हैं। देखो, राजेंद्र प्रसाद नंबर 1, राजेंद्र प्रसाद। नंबर 2, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और तीसरा है, देखिए यहाँ पर देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर है जाकर गिरे वीवी गिरी। और पांचवा है फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। छठे भाई कौन है, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। और सातवें हैं नीलम संजीव रेड्डी हो गए। अब देखिए जेल में डाल दिया ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी
यार देखिए मैंने आपको वीटो पावर नहीं पढ़ाई, चलो ठीक है, इसको ज्ञानी जेल सिंह के नाम से याद आ गया मुझे। वीटो पावर मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है, अभी मैं इसको देख लेता हूँ, फिर वीटो पावर देख लेते हैं। अभी वो रह जाता है यार, ज्ञानी जेल सिंह के नाम से याद आ गया मुझे कि वीटो पावर पढ़ानी है आपको। देखो 8वां देखो, फिलहाल कोई बात नहीं, इसको कोई दिक्कत नहीं, ये भी तो बाद में पढ़ाना था, पहले पढ़ा दिया। तो अब ज्ञानी जेल सिंह, तो ज्ञानी जेल सिंह के बाद कौन आएंगे? रामास्वामी वेंकटरमन, भाई जेल में डाल दिया तो रामा स्वामी वेंकटरमन। और 9 शंकर दयाल शर्मा, मैं अपने आप को हटा देता हूं, ठीक है। 10 कौन सा रहेगा? शंकर दयाल शर्मा और KR नारायण। और 11 हो जाएगा अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, APJ कलाम। और 12 हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा पाटिल। और प्रणब मुखर्जी, 13 हो जाएंगे प्रणब मुखर्जी। और 14वें हो जाएंगे रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद। देखिए रामनाथ कोविंद हो गए। अब देखो राजेंद्र मतलब क्या हो गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राधा मतलब क्या हो गया? सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। इन्हीं के दिवस, इनके जो है जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाते हैं। और डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, इनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। और इन्हीं में ऐसा हुआ था कि जो बीबी गिरी हैं ये जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। उसके बाद इन्हीं की घटना है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इनके कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, ठीक है। गिरे मतलब बीबी गिरी, अलीपुर मतलब फखरुद्दीन अली अहमद। फिर नीलम संजीव रेड्डी, देखिए नीलम संजीव रेड्डी जो है बीबी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी के साथ काफ़ी टक्कर थी, जिसमें द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी, ठीक है। तो उसमें बीबी गिरी जीत गए थे। फिर नीलम संजीव रेड्डी जब आते हैं तो उनके पास ये मतलब जो है इनके सामने कोई खड़ा ही नहीं होता है, ठीक है। फिर इन्हें जेल में डाल दिया गया, ज्ञानी जेल सिंह, जहाँ इनकी मुलाकात यानी रामास्वामी वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण और कलम, ये पहले मतलब वैज्ञानिक राष्ट्रपति हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये भी पहली महिला राष्ट्रपति हैं। और मुख मतलब प्रणब मुखर्जी। और कोविंद मतलब क्या हुआ? रामनाथ कोविंद। देखो यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं, ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, इनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है। इत्तेफाक देखिए कि डॉक्टर मतलब फखरुद्दीन अली अहमद की भी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाती है और दोनों मुस्लिम हैं। ज्ञानी जेल सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने JB वीटो पावर का इस्तेमाल किया, बाकी अभी तक किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। और देखिए ये जो KR नारायण पहले दलित मुख्यमंत्री, पहले दलित जो हैं ये राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको याद रहेगी हमेशा। अब हम लोग वीटो पावर देख लेते हैं, वीटो पावर रह जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं, आते हैं वीटो पावर पर। देखिए जब कोई विधेयक पारित हो जाता है राज्यसभा और लोकसभा दोनों से, उसके बाद काम क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास वो विधेयक जाता है, राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे, वो विधेयक बन जाएगा अधिनियम। अच्छा, विधेयक और अधिनियम में अंतर क्या होता है ये भी समझो। देखो जैसे कि ये जो एक्ट होता है ना, एक्ट, इसको बोलते हैं बिल या इसको बोलते हैं विधेयक। और ये जो सॉरी एक्ट नहीं, अरे यार गलती किया, क्या बोलते हैं? बिल। ये जो बिल होता है इसको बोलते हैं विधेयक। और जो एक्ट होता है ना इसको बोलते हैं अधिनियम। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के द्वारा पास कर दिया जाता है फिर वो बन जाता है अधिनियम, यानी एक्ट बन जाता है। तो देखो इसको पास करने के लिए राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 111 के तहत कुछ शक्तियां दी गई हैं। जैसे कि शक्तियां क्या हैं? आर्टिकल 111, अनुच्छेद 111 के हिसाब से देखो क्या है। जैसे जब कोई भी राज्यसभा या लोकसभा से बिल पास होकर राष्ट्रपति जी के पास आता है तो वो 3 काम कर सकते हैं। या तो उस पर साइन करें, ठीक है, पास हो जाएगा, या अगर साइन ना करे भाई तो वो पास ही नहीं होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, वो पुनर्निर्वाचन के लिए भेज सकते हैं, मतलब सॉरी क्या बोलते हैं उसको, अरे पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, या वो JB वीटो का प्रयोग कर सकते हैं।
तो देखिए पूरी दुनिया में अगर देखते हैं 4 प्रकार की वीटो पावर होती हैं। देखो कौन कौन सी, देखो एक तो है अत्यांतिक, क्या बोलते हैं, अत्यांतिक निषेधाधिकार, और ये होता है, इसके बाद क्या होता है विशेषित निषेधाधिकार, एक होता है निलंबनकारी अधिकार, निलंबनकारी निषेधाधिकार। अब यार देखो इसको मिटाना पड़ेगा भाई, देखो मिटाना तो पड़ेगा ही। निषेधाधिकार, और चौथा क्या है, जेबी वीटो, जेबी निषेधाधिकार। देखो इसको अंग्रेजी में दोस्तों क्या बोलते हैं, गलत चिन्ह किया जाए, अंग्रेजी में भी बता दूं मैं आपको क्योंकि अंग्रेजी में पूछ लेता है कभी कभी। अत्यांतिक को बोलते हैं, अत्यांतिक को क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं इसको, अत्यांतिक को क्या बोलते हैं, चलो अभी देख क्या बोलते हैं अत्यांतिक को, क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वीटो। विशेषाधिकार को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं याद नहीं आ रहा मुझे। देखो निलंबनकारी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, यार देखो निलंबनकारी को बोलते हैं अंग्रेजी में सस्पेंसिव वीटो, और जेबी वीटो को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो हो गया, सस्पेंसिव वीटो हो गया, पॉकेट वीटो हो गया। विशेषाधिकार निषेध क्या बोलते हैं इसको यार, हाँ इसको बोलते हैं क्वालिफाइड वीटो, क्वालिफाइड। दरअसल अभी बताता हूँ मैं क्या, इसको मैं भूल क्यों रहा हूँ, क्वालिफाइड वीटो। देखो ऐसा है कि ये जो है ना, ये अपने भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। अब मैं आपको समझा दूं कि आखिर ये क्या क्या होता है दोस्तों। ऐसा होता है अत्यांतिक निषेधाधिकार होता है, इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति अगर वो बिल पर साइन करे तो ठीक, अगर नहीं करता है तो वो बिल पारित नहीं होगा। ये राष्ट्रपति कर नहीं सकते, ये करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी भाई। तो और विशेषाधिकार क्या होता है, ये विशेषित अधिकार क्या होता है ये बता दूं मैं आपको। हालांकि ये राष्ट्रपति के पास अपने भारत में शक्ति नहीं दी गई है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है बता दूं मैं आपको। ये जो विशेषित निषेधाधिकार होता है, इसमें क्या होता है कि अगर कोई बिल पास होकर राज्यसभा लोकसभा से राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं जिस दोनों सदनों में। फिर दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास होकर अगर राष्ट्रपति जी के पास आएगा तभी वो साइन करेंगे, अन्यथा साइन नहीं करेंगे। ये इसमें बताया गया है। तो ये पावर भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। मतलब राज्यसभा लोकसभा से पास होकर, एक एग्जाम्पल के तौर पर जहाँ पर जो भी संसद चल रही हो, ठीक है, यहाँ पर संसद बोलते हैं, कहीं पर कुछ बोलते हैं, सोरा है, ठीक है, डाइट है, सब बोलते हैं, अलग अलग है चीज़ें। पानी गिरने का बहुत तेज, पानी बहुत तेज गिर रहा है। खैर मैं तो कमरे में हूँ। तो देखो तो क्या होता है कि वो भेजा पुनर्विचार के लिए, अब पुनर्विचार उस पर किया गया, लेकिन वो वापस आएगा तब उस पर 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव फिर से पास होना चाहिए, तभी उस पर साइन करेंगे, वरना साइन करने का कोई मतलब साइन करने का कोई उनका हक नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है उनकी, तो नहीं करेंगे, साइन नहीं पास होगा। निलंबनकारी क्या होता है, निलंबनकारी क्या होता है, निलंबनकारी दोस्तों एक तरीके से वीटो पावर ही होती है, मतलब एक तरीके से पुनर्विचार ही होता है। इसको पुनर्विचार के लिए भेजते हैं, ये भारत के राष्ट्रपति के पास है, इसको पुनर्विचार के लिए भेजते हैं संसद के पास, और उसमें कहते हैं कि भैया कुछ देख लो इसमें। हालांकि वापस अगर फिर आता है तो साइन करना ही पड़ेगा उनको, फिर साइन करना ही पड़ेगा उनको। मतलब अगर वो संसद के पास गया, संसद में गया और कुछ उसमें सुधार नहीं किया गया तो भैया वापस आएगा, साइन करनी पड़ेगी। बस राष्ट्रपति इतना कर सकते हैं कि उसको संसद भेजो। ये हालांकि 2006 में किया गया है, ठीक है, जब कौन सा था यार, कोई याद नहीं आ रहा क्या, कौन सा एक्ट था, कोई डाक एक्ट था शायद, नहीं डाक एक्ट नहीं था, कुछ और एक्ट था, याद देखो नहीं आ रहा मुझे। 2006 में ये किया गया था, जब APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, तब किया गया था ये, ठीक है। नहीं फिलहाल 2006 में किया गया, मुझे याद नहीं आ रहा है, 2006 में किसी एक ही बार किया गया ये, ऐसा नहीं कि बार बार होता है। देखिए सब चीज़ें याद नहीं रहती हैं यार, ठीक है। तो जेबी निषेधाधिकार,
जेबी निषेधाधिकार इसका पता है मुझे, क्योंकि 1987 में ये ज्ञानी जेल सिंह ने इसका प्रयोग किया था। ये एक डाक अधिनियम था जो एक निजता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा था शायद इसमें, तभी जेबी इसके जब आया इनके पास, इन्होंने जेब में मतलब जेब में रखने मतलब क्या हुआ कि इसको ना इसमें हाँ किया ना किया, वो रह गया हमेशा, वो विधेयक ही रह गया, अधिनियम नहीं बन पाया कभी। तो ये होता है जेबी निषेधाधिकार। हालांकि निलंबन अधिकारी का इसका 2006 में तो इसका हुआ था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि 2006 में वो किस चीज़ के लिए किया गया था। देखिए, और कमेंट बॉक्स में बताओ 2006 में कौन राष्ट्रपति था यार, याद नहीं आ रहा मुझे। चलो छोड़ो। तो ठीक है, यहाँ तक की बात को समझ में आती है तो भैया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपने साथियों के साथ शेयर करें वीडियो को लाइक करें। चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन होता है जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।